90s का जमाना, बर्फ से ढकी टूटी गलियां, गरीबी ऐसी कि लोग सपने भी उधार लेकर देखते थे। और उसी दौर में एक आदमी अचानक कूड़े के ढेर में सिर घुसाकर टूटा हुआ कांच खोज रहा था। लेकिन किसी को नहीं पता था ये आदमी पहले कौन था। पिछली जिंदगी में चैनमो एक टेक एम्पायर का चीफ इंजीनियर था। ऐसा मॉन्स्टर जो सेमीकंडक्टर चिप से लेकर इंडस्ट्रियल मशीन तक आंख बंद करके बना देता था। लेकिन अभी वो 90s की गरीब बस्ती में पड़ा एक शराबी जुआरी था। तभी आ आ एक औरत की चीख पूरे कमरे में गूंजी। यकीन रोते हुए मत ले जाओ। वो कोट मेरी बेटी की दवा के लिए है। चैनमो की आंख अचानक खुल गई। उसने चारों तरफ देखा। पीली अखबार वाली दीवारें, टूटी खिड़की, ठंड से कांपता कमरा। ये मेरा लैब नहीं है। अचानक उसकी यादें फ्लड की तरह वापस आने लगी। वो मर चुका था और अब वो एक दूसरे आदमी के शरीर में दोबारा जन्म ले चुका था। लेकिन जिस बॉडी में वो आया था, उसकी रेपुटेशन कूड़े से भी खराब थी। शराबी, जुआरी, बीवी को मारने वाला निकम्मा। दरवाजा पूरी तरह खुला पड़ा था। 3 गुंडे अंदर सामान उलट रहे थे। एक गुंडे ने कॉर्नफ्लावर की आखिरी बोरी उठा ली। नहीं, वो ड्यू ड्यू का खाना है। उसने गुंडे का हाथ पकड़ लिया। धक्का, वो सीधे ठंडे फ्लोर पर जा गिरी। ड्यू बुखार में, मम्मा सिर दर्द, बिस्तर पर 4 साल की छोटी ड्यू फीवर में जल रही थी। उसके पास दवा तक नहीं थी। दूसरा गुंडा आयरन पॉट उठाने लगा। ये बेचेंगे तो कम से कम 2 युआन मिलेंगे। मत ले जाओ। हमारे पास बस यही बचा है। उसने पुराना कोट अपनी छाती से चिपका लिया। वो कोट बेचकर उसे बेटी की मेडिसिन खरीदनी थी। कर्ज नहीं दिया तो कुछ और देना पड़ेगा। मेरा मतलब है सिंपैथी भी नहीं मिलेगी। उसने पैर उठाया। याकिन को लात मारने ही वाला था। धड़ाम। अचानक उसके पास जोरदार आवाज गूंजी। चैनमो उठ चुका था, लेकिन अब उसकी आंखों में डर नहीं था। वो वही नजर थी जो हजारों एम्प्लॉइज वाले सीईओ की होती है। उसने नीचे से रस्टेड रेंच निकाली। चैनमो ठंडी आवाज, कोट नीचे रख। वरना क्या करेगा बे? चैनमो ने पूरी ताकत से रेंच दरवाजे पर दे मारी। लकड़ी टूट गई। दीवार तक हिल गई। तीनों गुंडे फ्रीज हो गए। पागल हो गया है क्या? कल दोपहर तक पैसे मिल जाएंगे, लेकिन आज मेरी फैमिली को हाथ लगाया तो हॉस्पिटल फ्री में भेज दूंगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। कानो स्ट्रीट स्मार्ट था। उसने तुरंत महसूस कर लिया, आज वाला जन्मो अलग है। ठीक है, कल 12 बजे पैसे नहीं मिले तो पैर तोड़ दूंगा। तीनों जाते जाते फ्लावर और पॉट उठा ले गए। दरवाजा बंद हुआ और घर फिर खामोश हो गया। तुमने ऐसा प्रॉमिस क्यों किया? हमारे पास तो पॉइजन खरीदने के पैसे भी नहीं है। चेन्नो कुछ सेकंड चुप रहा। फिर उसने कांपते हाथ से रेंच नीचे रख दी, लेकिन उसके होठों पर हल्की स्माइल आ गई। वो बिना कुछ बोले बाहर निकल गया। तेज बर्फ उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उसके दिमाग में ऑलरेडी पूरा बिजनेस मॉडल बन चुका था। अगर कैपिटल नहीं है तो स्किल ही करेंसी बनेगी। उसके कदम सीधे वेस्ट स्क्रैपयार्ड की तरफ बढ़ गए। ठंडी हवा चेहरे को काट रही थी, लेकिन उसके दिमाग में पूरी ब्लू फिल्म तैयार था। मेरा मतलब है, ब्लूप्रिंट तैयार था। उस जगह पर हर तरफ ब्रोकन फैंस, पुराने रेडियोस, रस्टेड मशीन्स और जले हुए वायर्स पड़े थे। ओए, इधर ज्यादा मत घूम। कुछ गायब बना तो सीधे तेरी मार लेंगे। चिंता मत कर, मैं चोरी नहीं करता। मैं मशीन्स को दूसरी जिंदगी देता हूं। वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पाइल के सामने बैठ गया। उसकी उंगलियां बर्फ में सुन्न हो रही थी, लेकिन आंखें सर्जिकल फोकस में थी। कुछ ही मिनटों में उसने एक पुराना सोल्डरिंग आयरन निकाला। उसने उसे हाथ में उठाकर वजन महसूस किया। पावर वायर कटी हुई थी, लेकिन हीटिंग कोर अभी भी सही था। फिर उसने एक पुराना मैकेनिकल मल्टीमीटर निकाला। ग्लास टूटा हुआ, सुई फंसी हुई, ऊपर जंग जमी थी। लेकिन चेनमो हल्का मुस्कुराया। सर्किट अभी जिंदा है। पास खड़ा कबाड़ी हंस पड़ा। भाई, ये मशीन नहीं, तेरे रिश्तों की तरह टूटी हुई है। दूसरा आदमी बोला,
इतना कबाड़ तो लोग शादी के बाद भी नहीं उठाते। चेन्मो ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सामान उठाकर बूढ़े झू की साइकिल रिपेयर दुकान पर पहुंचा। बूढ़ा उसे देखते ही बोला, अगर उधार मांगने आया है तो निकल। चेन्मो शांत आवाज में बोला, उधार नहीं, सिर्फ 10 मिनट आग और थोड़ा टिन चाहिए। उसने तुरंत सोल्डरिंग आयरन खोला, लेयर से कटी वायर बराबर काटी, इंसुलेशन उतारा, कॉपर स्ट्रैंड्स को बिना नुकसान पहुंचाए घुमाकर ट्विस्ट किया। फिर प्लग खोला, कॉपर वायर को टर्मिनल में फिक्स किया। सोल्डर गर्म हुआ, रेजिन पर रखते ही सफेद धुआं उठा। उसने टिन को बिल्कुल सही एंगल से लगाया। 1 सेकंड से भी कम समय में चमकदार सोल्डर जॉइंट तैयार था। बूढ़े झो की आंखें फैल गईं। अरे तेरे हाथ तो ऐसे चल रहे जैसे पहली रात में दूल्हा टाइम बचा रहा हो। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। चेनमो बिना मुस्कुराए काम करता रहा। अब उसने मल्टीमीटर खोला। स्क्रूड्राइवर नहीं था तो लोहे की पतली प्लेट से स्क्रू निकाले। अंदर कॉइल इंसुलेशन में फंसी हुई थी। उसने पतले तार से कॉइल उठाए। टक, मीटर की सुई वापस जीरो पर आ गई। फिर टेस्ट लीड सीधे 220 वोल्ट लाइन में लगाई। लाल सुई धीरे धीरे उठी और बिल्कुल स्थिर होकर 220 पर रुक गई। बूढ़ा दंग रह गया। तो सच में वही शराबी चेनमो है। चेनमो हल्का मुस्कुराया। अपडेटेड वर्जन। इसके बाद वो फिर कबाड़ के ढेर में घुस गया। तभी उसकी नजर एक बड़े डबल कैसेट रिकॉर्डर पर पड़ी। लाल और सिल्वर बॉडी, ऊपर मोटी धूल, लेकिन लोगो साफ दिख रहा था। सीगल ब्रांड। 90s में जिसके घर ये रिकॉर्डर होता था, मोहल्ले के लड़के उसके घर सिर्फ गाने सुनने जाते थे। और लड़कियां, उन्हें लगता था रिकॉर्डर वाला लड़का बहुत रोमांटिक होगा। चेनमो ने रिकॉर्डर उठाया, पीछे का बैटरी कवर खोला। अंदर से गंदा पानी और मिट्टी बाहर गई। सर्किट बोर्ड पूरा भीगा हुआ था। कबाड़ी बोला, ये तो मर चुका है। चेनमो हंस पड़ा। मरा नहीं, बस डूबा था। उसने रिकॉर्डर उठाया और घर लौट आया। याकीन उसे देखकर परेशान हो गई। तुम फिर कचरा उठा लाए? चेनमो बोला, ये कचरा नहीं, हमारी किस्मत है। उसने रिकॉर्डर टेबल पर रखा और खोलना शुरू किया। 6 लंबे स्क्रू निकाले। सर्किट बोर्ड पूरा जंग से भरा था। मोटर की बेल्ट कीचड़ में फंसी थी। पावर सप्लाई सेक्शन में शॉर्ट था। एक कैपेसिटर फट चुका था। चेनमो ने प्लायर से जंग हटाई, कॉपर ट्रैक साफ किया, पुराने सोल्डर पॉइंट्स निकाले। फिर पतली कॉपर वायर से नया ब्रिज बनाया। पॉजिटिव लाइन को फिल्टर कैपेसिटर से जोड़ा। जला हुआ कैपेसिटर हटाकर दूसरा लगाया। ऑक्सीडाइज्ड माइक्रो स्विच को बाईपास किया। उसके हाथ इतनी तेजी से चल रहे थे कि याकिन बस देख के रह गई। उसे पहली बार लगा उसका पति सच में कुछ जानता है। 20 मिनट बाद क्लिक, लाल लाइट जल उठी। मोटर घूमने लगी। स्पीकर से पुराना रोमांटिक गाना बज उठा। पूरा कमरा संगीत से भर गया। याकिन की आंखें फटी रह गईं। जिस आदमी को बल्ब बदलना नहीं आता था, वो रिकॉर्डर ठीक कर चुका था। चेनमो रिकॉर्डर लेकर सीधे ब्लैक मार्केट पहुंचा। एक मोटा व्यापारी सिगरेट पी रहा था। उसने रिकॉर्डर देखते ही आंखें छोटी कर ली। कितना चाहिए? 50 युआन। मोटा हंसा। इतने में तो मैं आधी दुकान खरीद लूं। चेनमो ने रिकॉर्डर ऑन किया। कैसेट घूमी और मीठा रोमांटिक गाना पूरे बाजार में गूंज गया। आवाज इतनी साफ थी कि आसपास के लोग रुककर देखने लगे। एक आदमी बोला, भाई ये आवाज तो मेरी गर्लफ्रेंड से भी साफ है। दूसरा हंसा, तेरी वाली तो पड़ोसी के साथ भाग गई थी। मोटे व्यापारी की आंखें चमक उठी। वो तुरंत बोला, अरे रुक, दोस्ती में 50 दे देता हूं। चेनमो मुस्कुराया, दोस्ती में नहीं, क्वालिटी में। मोटे ने आखिरकार जेब से 5 नए 10-10 युआन के नोट निकाले और चेनमो के हाथ में थमा दिए। चेनमो ने पैसे कसकर पकड़े। 1990 के दौर में 50 युआन मतलब एक मजदूर की 1.5 महीने की कमाई। लेकिन उसी वक्त उसके पेट ने जोर से आवाज निकाली। भूख ऐसी लग रही थी जैसे अंदर पूरा बैंड बाजा बज रहा हो। वो सीधे राशन की दुकान पहुंचा। दुकान के अंदर धुएं, पसीने और पुराने तेल की मिली जुली गंध थी। काउंटर के पीछे बैठी मोटी औरत ऊन बुन रही थी। उसने बिना ऊपर देखे कहा, कूपन है? चेनमो बोला, नहीं, लेकिन पैसे हैं।
उसने सीधा 10 युआन का नोट काउंटर पर रख दिया। औरत की आंखें तुरंत बदल गईं। अभी तक जो उसे भिखारी समझ रही थी, अब मुस्कुरा रही थी। क्या चाहिए भाई साहब? पास खड़ा आदमी धीरे से बोला। पैसा इंसान की शक्ल तक सुंदर बना देता है। चेन्मो ने ऊपर टंगी मोटी पोर्क बेली की तरफ इशारा किया। पूरा टुकड़ा काट दो। दुकानदार औरत चौंक गई। 90s में इतना फैट वाला मांस अमीर लोग खरीदते थे। उससे महीनों तक चर्बी निकलती थी। फिर चेन्मो बोला, 10 किलो बढ़िया आटा और नई लोहे की कड़ाही भी। औरत की बुनाई रुक गई। भाई शादी दूसरी कर ली क्या? पास खड़ा बूढ़ा हंस पड़ा। नहीं बहन, लगता है जुए में पहली बार जीत गया। चेन्मो ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सामान उठाया, फिर मेडिकल काउंटर से बुखार की दवा खरीदी। बाकी पैसे जेब में डाले और बर्फीली हवा में वापस घर की तरफ चल पड़ा। जब वो घर पहुंचा, बाहर अंधेरा हो चुका था। उसने पैर से दरवाजा खोला। याकिन बेटी को सीने से लगाए बैठी थी। दोनों उसे देखकर डर गईं। लेकिन अगले ही पल राम। चेन्मो ने नई कड़ाही नीचे रखी, फिर आटे की बोरी और मांस टेबल पर फेंक दिया। याकिन की आंखें फैल गईं। उसे लगा चेन्मो ने जरूर चोरी की है। चेन्मो बिना कुछ बोले बाहर गया। लकड़ी काटी, चूल्हा जलाया, नई कड़ाही धोई, फिर मोटे मोटे पोर के टुकड़े काटने लगा। जैसे ही फैट गरम कड़ाही में गिरा, शश शश तेज आवाज के साथ सुनहरा तेल निकलने लगा। पूरा कमरा खुशबू से भर गया। मांस की खुशबू इतनी खतरनाक थी कि पड़ोसियों की आत्मा तक भूखी हो गई। बगल वाली आंटी लियू ने गहरी सांस ली। उसका बेटा तुरंत बोला, माँ मुझे भी मांस खाना है। आंटी ने उसके सिर पर चपत मारी। चुपचाप मक्के का दलिया खा, सपने मत देख। उधर याकिन कड़ाही को घूर रही थी। नई कड़ाही, सफेद आटा, असली पोर्क। उसे यकीन नहीं हो रहा था। अचानक वो रोते हुए चेन्मो के पास भागी। उसका हाथ पकड़ लिया। सच बताओ, कहीं चोरी तो नहीं की? अगर पुलिस पकड़ ले गई तो मैं और डोडो क्या करेंगे? उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। चेन्मो ने उसका हाथ पकड़ा और कुर्सी पर बैठा दिया। शांत बैठो। उसकी आवाज पहले जैसी नहीं थी। अब उसमें अजीब सा भरोसा था। उसने कटोरे में गर्म पानी डाला, दवा आधी तोड़ी, फिर बहुत सावधानी से डोडो को दवा खिलाई। इसके बाद उसने सफेद गाढ़ा सूप कटोरे में डाला, ऊपर नरम पोर के टुकड़े रखे। डोडो ने जैसे ही पहला निवाला खाया, उसकी आंखें चमक उठी। पापा, बहुत स्वाद है। उसकी आवाज सुनकर याकिन रो पड़ी। कई महीनों बाद उसकी बेटी पेट भरकर कुछ अच्छा खा रही थी। चेन्मो ने जेब से बचे हुए पैसे निकाले और टेबल पर रख दिए। 30 से ज्यादा युआन। याकिन स्तब्ध रह गई। इतने पैसे कहाँ से आए? चेन्मो शांत आवाज में बोला, आज मैंने पुराने सोल्डरिंग आयरन से शुरुआत की। उसे ठीक किया, फिर रिकॉर्डर रिपेयर किया और बेच दिया। याकिन उसे ऐसे देख रही थी जैसे पहली बार देख रही हो। उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। जिस आदमी को वो निकम्मा समझती थी, वो अपने हाथों से पैसा बना रहा था। चिन्मो ने कटोरा उसकी तरफ बढ़ाया। खा लो। आज के बाद तुम्हें भूखा नहीं सोना पड़ेगा। याकिन की आंखें भर आईं। वो चुपचाप खाने लगी, लेकिन खाते खाते लगातार रो रही थी। उस रात छोटे से टूटे घर में पहली बार उम्मीद की खुशबू फैली थी। सुबह के करीब 6 बजे बाहर अभी भी बर्फ गिर रही थी। चेन्मो धीरे से उठा ताकि याकिन और डोडो की नींद न टूटे। याकिन बेटी को सीने से लगाए सो रही थी। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। शायद कई महीनों बाद उसे बिना डर के नींद आई थी। लेकिन चेन्मो की आंखों में अभी भी चिंता थी। उसने जेब टटोली। 30 युआन बचे थे और कानों को देने थे पूरे 150। वो जानता था सिर्फ रिकॉर्डर बेचकर खेल खत्म नहीं होगा। उसे बड़ा काम करना पड़ेगा। उसने पुराना कोट पहना, सोल्डरिंग आयरन और मल्टीमीटर उठाया और सीधे ब्लैक मार्केट की तरफ निकल गया। सुबह की ठंडी गलियों में लोग अभी नींद से जूझ रहे थे, लेकिन चेन्मो के दिमाग में पूरा कैलकुलेशन चल रहा था। अगर सुबह तक 120 और नहीं आए तो दोपहर में खून बहेगा। वो सीधे उसी मोटे व्यापारी के पास पहुंचा जिसने रिकॉर्डर खरीदा था। मोटा आदमी इस वक्त मांस वाला बन खा रहा था। उसने चेन्मो को देखते ही कहा, ओ इंजीनियर साहब आ गए। कल वाला रिकॉर्डर तो हाथों हाथ बिक गया। चेन्मो सीधे मुद्दे पर आया, जितने खराब इलेक्ट्रॉनिक पड़े हैं सब निकाल। मोटा हंसा, इतनी सुबह काम की बात? भाई तू इंसान है या मशीन? पास वाला आदमी बोला, मुझे तो शक है।
इसकी नसों में खून नहीं, बिजली दौड़ती है। चेनमो शांत रहा। 120 युआन चाहिए आज। मोटे की हंसी रुक गई। वो कुछ सेकंड उसे घूरता रहा, फिर पीछे पड़ा बड़ा बोरा खींच लाया। अंदर 4 टूटे रिकॉर्डर और एक पुराना पैनासोनिक वॉकमैन था। अगर ये सब चला दिए ना, तो आज से तू मेरा पार्टनर। चेनमो ने आसपास देखा, फिर सड़क किनारे पड़े सपाट पत्थर को टेबल बनाया। पास वाली दुकान से एक्सटेंशन वायर खींची, सोल्डरिंग आयरन गर्म किया और काम शुरू हो गया। उसकी उंगलियां इतनी तेजी से चल रही थी कि देखने वालों की गर्दन घूमने लगी। पहले रिकॉर्डर का केस खोला। मोटर घूम रही थी, लेकिन आवाज नहीं आ रही थी। उसने तुरंत मल्टीमीटर लगाया। ऑडियो एम्पलीफायर सेक्शन डेड। उसने खराब ट्रांजिस्टर निकाला, दूसरी बोर्ड से मैचिंग पार्ट निकाला, फिर सोल्डर जॉइंट्स दोबारा बनाए। 3 मिनट बाद म्यूजिक बज उठा। भीड़ से आवाज आई, भाई ये तो डॉक्टर से तेज इलाज कर रहा। दूसरा आदमी बोला, मेरी शादी भी ऐसे रिपेयर हो जाती तो मजा आ जाता। दूसरी मशीन में बेल्ट स्लिप कर रही थी। उसने मोटर घुमाकर आवाज सुनी, फिर पुराने रबर का टुकड़ा काट कर नई बेल्ट बना दी। तीसरी मशीन में पावर सप्लाई जली हुई थी। उसने डायोड टेस्ट किया, खराब कैपेसिटर बदला, फिर सीधे लाइव टेस्ट कर दिया। क्लिक। लाल लाइट चमक उठी। मोटा व्यापारी अब मुंह खोले खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये आदमी रिपेयर कर रहा है या जादू। सबसे आखिर में उसने पैनासोनिक वॉकमैन उठाया। ये सबसे महंगा था, लेकिन सबसे ज्यादा खराब भी। मोटर घूम रही थी, लेकिन कैसेट नहीं चल रही थी। शेमो ने सिर्फ 1 सेकंड आवाज सुनी, फिर तुरंत बोला, सेंटर शाफ्ट बेल्ट स्लिप कर रही है और हेड वायर टूटी हुई है। मोटा दंग रह गया। तूने खोला भी नहीं। चेनमो हल्का मुस्कुराया। मशीनें भी इंसानों जैसी होती हैं, आवाज से दर्द बता देती हैं। उसने वॉकमैन खोला, पुरानी बेल्ट हटाई, रबर स्ट्रिप काट कर नई बेल्ट बनाई, फिर मैग्नेटिक हेड की वायर दोबारा सोल्डर की। कम से कम 10 मिनट बाद क्लिक, कैसेट घूमने लगी। स्पीकर से साफ म्यूजिक निकल आया। मोटा आदमी खुशी से उछल पड़ा। चमत्कार, ये आदमी नहीं चलता फिरता फैक्ट्री है। 11:30 तक पांचों मशीनें लाइन में रखी थी। सब चालू, सब म्यूजिक बजा रही थी। चेनमू ने सोल्डरिंग आयरन नीचे रखा। उसकी उंगलियां ठंड से लाल हो चुकी थी। मोटे व्यापारी ने तुरंत 120 युआन गिने और उसके हाथ में रख दिए। आज से सारा काम तेरा। चेनमो ने पैसे जेब में डाले। अब उसके पास पूरे 150 युआन थे। उसने घड़ी की तरफ देखा। दोपहर होने में सिर्फ कुछ मिनट बचे थे और उसे पता था कानू अब तक उसके घर पहुंच चुका होगा। ठीक दोपहर 12 बजे धड़ाम, चेनमो के घर का पुराना लकड़ी का दरवाजा लात मारकर खोल दिया गया। डोडो डरकर चीख पड़ी। याकिन तुरंत उसे सीने से चिपकाकर पीछे हट गई। कानू अंदर घुसा। उसके पीछे 4 गुंडे थे। सभी के चेहरे ऐसे लग रहे थे जैसे जिंदगी में कभी मुस्कुराना टैक्स के अंदर आता हो। कानू ने कमर पर नजर डाली, फिर अचानक उसकी नाक फटने लगी। उसे अभी भी घर में मांस और चर्बी की खुशबू आ रही थी। उसका चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया। ओहो, पैसे नहीं है, लेकिन पोर पार्टी चल रही है। एक गुंडा हंस पड़ा। भाई, गरीब लोग भी अजीब होते हैं। जेब खाली, लेकिन खाना ऐसा जैसे मंत्री की शादी हो। दूसरा बोला, लगता है भाभी ने नया कमाने वाला ढूंढ लिया। पूरा कमरा अचानक ठंडा पड़ गया। याकिम का चेहरा सफेद पड़ गया। वो कांपती आवाज में बोली, बस 2 दिन और दे दो, हम पैसे लौटा देंगे। कानों ने सिगरेट का धुआं उसके चेहरे पर छोड़ा। 2 दिन? तेरा पति तो कल तक खुद को बेचने लायक भी नहीं था। इतना कहकर उसने टेबल पर लात मार दी। कटोरा जमीन पर गिरकर टूट गया। 2 गुंडे सीधे याकिन की तरफ बढ़े। एक ने उसके बाल पकड़ लिए। याकिन दर्द से चीख पड़ी। तभी दरवाजे के बाहर से भारी कदमों की आवाज आई। ठक ठक ठक। अगली ही सेकंड चेनमो अंदर दाखिल हुआ। उसके कपड़ों पर बर्फ जमी थी, लेकिन आंखों में ऐसी ठंडी आग थी कि कमरे का माहौल बदल गया। उसने याकिन के बाल पकड़ने वाले गुंडे को देखा। बस 1 सेकंड, फिर वो आगे बढ़ा, इतनी तेजी से कि किसी को समझ ही नहीं आया। चटाक। उसने गुंडे की कलाई पकड़कर जोर से मोड़ दी। हड्डी टूटने की आवाज पूरे कमरे में गूंज गई।
गुंडा घुटनों के बल गिर पड़ा और दर्द से चीखने लगा। बाकी 3 गुंडे सहम गए, लेकिन चेनमो रुका नहीं। उसने दूसरे आदमी के सीने पर इतनी जोरदार लात मारी कि वो उड़कर दीवार से टकराया। धड़ाम! दीवार की धूल नीचे गिरने लगी। डोडो की आंखें चमक उठी। उसे पहली बार अपना पिता हीरो जैसा लग रहा था। कानो गुस्से से चिल्लाया, साले मारो इसे। बाकी गुंडे आगे बढ़े, लेकिन तभी चेनमुए कोट के अंदर हाथ डाला। सबको लगा वो हथियार निकालेगा, लेकिन अगले ही पल हठात उसने नोटों की मोटी गड्डी सीधे कानू के चेहरे पर दे मारी। 10-10 युआन के नोट हवा में उड़ने लगे। पूरा कमरा शांत हो गया। कानू खुद कुछ सेकंड समझ नहीं पाया। उसके गाल पर नोटों का किनारा लगा था। एक गुंडा धीरे से बोला, भाई पहली बार किसी को पैसों से थप्पड़ खाते देखा। दूसरा बोला, ये तो अमीरों वाली बेइज्जती है। चेनमो ने बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा, गिन, पूरे 150 युआन है। एक पैसा कम हुआ तो मैं खुद और दूंगा। कानू नीचे झुका, जल्दी जल्दी नोट गिनने लगा। 15 नोट, पूरा पैसा। उसकी सारी अकड़ उसी वक्त खत्म हो गई। चेनमो धीरे धीरे उसके पास आया। दोनों की आंखें मिली। आज के बाद मेरी बीवी और बेटी की तरफ देखा भी तो तेरी हड्डियां ऐसे खोलूंगा जैसे रेडियो का बैक कवर। कानू के गले से आवाज तक नहीं निकली। वो बस सिर हिलाता रह गया। फिर जल्दी से नोट उठाए और अपने आदमियों को लेकर बाहर निकल गया। इतनी तेजी से भागे जैसे पीछे पुलिस नहीं, मौत खड़ी हो। घर में फिर सन्नाटा छा गया। सिर्फ बाहर चलती ठंडी हवा की आवाज आ रही थी। याकिन अब भी कोने में बैठी कांप रही थी, लेकिन उसकी नजरें लगातार चेनमू पर टिकी थी। वो आदमी जो कल तक शराब पीकर उसे मारता था, आज उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ गया था। चेनमू ने धीरे से टूटी टेबल सीधी की, फिर शांत आवाज में बोला, कर्ज खत्म। अब कोई हमें घर से नहीं निकालेगा। याकिन की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार डर से नहीं, सुकून से। चेनमो खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर बर्फ गिर रही थी, लेकिन उसके दिमाग में अब और बड़ा प्लान चल रहा था। सिर्फ रिपेयर करके अमीर नहीं बनूंगा, असली पैसा बनाने में है। उसकी नजर दूर शहर की तरफ उठी और उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज चमकी, कलर टीवी। 90s में जिसके घर कलर टीवी होता था, पूरे मोहल्ले का राजा बन जाता था। कई बूढ़े अंकल तो सिर्फ पड़ोसन के घर टीवी देखने जाते थे, न्यूज़ देखने नहीं। खबर तो उन्हें होती थी, लेकिन सिर्फ इस बात की, आज शर्मा आंटी ने अंदर क्या पहना है। I mean, दुनिया भर की जानकारी।